बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़। ये ना बहुत ज़्यादा था और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वो मिस करने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा बुक से ही कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। अच्छा जी, हमारे पास होता क्या है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़, ये होती कैसे है। सबसे पहली बात की ये होती है हमारे पास ऑटो इम्यून। ठीक है जी, क्या होती है, ऑटो इम्यून होती है। कुछ बॉडी में ऐसी सर्टेन एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, जो कि या तो गट के जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, उसके ख़िलाफ़ होती हैं, या फिर जो इंटेरोसाइट्स हैं उनके ख़िलाफ़ बन रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्मोकिंग आ जाती है। ये चीज़ें जो हैं ये ट्रिगर करती हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को जो है ना, ये इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास क्रोन डिजीज़ है, दूसरी आ जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, क्रोन डिजीज़ है तो क्रोन डिजीज़ का जो सबसे पहले आ जाती है इनकी लोकेशन ये कहाँ पे है, आपने याद रखना है, आइलियम में, टर्मिनल आइलियम में होता है। ठीक है, और जबकि कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि कोलाइटिस कहाँ पे होगा, कोलोन में होगा। ठीक है जी, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि कोलोन डिजीज़ में रेक्टल स्पेयरिंग आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो याद रखने वाली है वो आ जाती है इनकी स्किपलियंस। ठीक है जी, क्रोन डिजीज़ में स्किप लीयंस होती हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉन्टीन्यूस लीयंस आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात हो गई, पहली बात थी इनकी लोकेशन, दूसरी बात थी स्किप लीजन्स। ठीक है जी, तीसरी बात आ जाती है कि हमारे पास क्रोन डिजीज़ में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। पूरी पूरी की पूरी जो वॉल है उसको इन्वॉल्व करती है इन्फ्लेमेशन, और वॉल में बना देती है सुराख, फिस्टुला बना देती है। ठीक है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसमें पूरी की पूरी वॉल इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ म्यूकोज़ा एंड सब म्यूकोज़ा तक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि कॉबल स्टोन अपीयरेंस आती है म्यूकोज़ा की। क्या होता है हमारे पास जो आइलियम की जो म्यूकोज़ा है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो ना टिपिकल ऐसे कॉबल स्टोन अपीयरेंस आ रही होगी। ठीक है, इस तरह की लीजन्स होती हैं कि जो हमारे पास ये एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, सेंटर में एरिया ऑफ एट्रोफी। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन एट्रोफी, तो इस तरह से हमारे पास अपीयरेंस आ रही होती है कि कॉबल स्टोन जैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर हम ओवरऑल गट को देखें ना, तो स्किप लियंस की वजह से क्या होता है, स्ट्रिंग साइन आता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि कहीं से गट जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, और फिर कहीं से इतना वो जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होगी कि इस तरह से ना गट की ये एक लीजन आ जाएगी। ठीक है, फिर गट नॉर्मल होगा और फिर एक लीजन आ जाएगी, तो ये इस तरह की स्किप लीजन्स होती हैं जिसकी वजह से स्प्रिंग साइन आता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास क्या आता है, डीप अल्सर्स होते हैं जो कि फिस्टुलास नहीं बना रहे होते। ठीक है, और साथ में लेड पाइप अपीयरेंस आती है। हमारे पास जो हॉस्टा होता है ना, जो टिपिकल उसके कोलोन के जो यूं करके डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है जी, ये जो कोलोन की टिपिकल अपीयरेंस होती है ये लॉस्ट हो जाती है। कोलोन जो है ना, इस तरह से एक नॉर्मल लेड पाइप की तरह की अपीयरेंस देता है। ठीक है, उसके बाद है इसकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। क्रोन डिजीज़ में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। ठीक है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रैनुलोमास नहीं होते। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ये जो है ना मेल अब्जॉर्प्शन करवाता है, हमें पता ही है। उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर करवाता है। ठीक है, और फिस्टुलाज हमने पहले पढ़ा, फिस्टुलाज हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, पेरिएनल डिजीज़ हो सकती है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक इम्पोर्टेंट जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है टॉक्सिक मेगा कॉलन। ठीक है, कोलोन के जो हॉस्ट्रा हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसमें टिपिकल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आनी थी वो भी नहीं आ पाएंगी। कोलोन एक लेड पाइप की तरह हो जाएगी और कोलोन जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, वो आगे स्टूल को आगे पास नहीं कर सकेगी, और इसी जगह पे स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट होने लग जाएगा, और आ जाएगा क्या, टॉक्सिक मेगा कोलन आ जाएगा। क्या है, कोलोन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और ये ज़्यादातर ट्रांसवर्स कोलोन जो है ना वो टॉक्सिक मेगा कोलन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आगे हमारे पास डिसेंडिंग सिग्मॉइड और रेक्टम होती है ना, सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम, इस एरिया में हमारे पास लियन आ रही होती है, तो यहाँ से स्टूल पास नहीं कर पाता, तो सारा स्टूल जो है ना ये इस जगह पे ट्रांसवर्स कोलोन में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कोलोन ना अपने साइज से बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है और वो बन जाती है टॉक्सिक मेगा कोलोन। ठीक है, और यही जो कोलोन है बाद में दाना हादसा फट सकती है, परफोरेशन हो सकती है। ठीक है,
और अगर इसमें स्टूल ज़्यादा देर तक पड़ा रहे उसमें फर्दर इन्फेक्शन होगा और फुलमिनेंट कोलाइटिस हो सकता है, पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, ये टॉक्सिक मेगाकोलोन एक ही चीज़ से याद रखने वाली, अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस में, दोनों में डायरिया होगा लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया होगा। ठीक है जी। देन वी हैव एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस में हमारे पास क्रोन डिजीज़ में एक आता है एफ्थस अल्सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। क्रोन डिजीज़ के साथ एफ्थस अल्सर आता है, एफ्थस स्टोमाटाइटिस आता है, मुंह में अल्सर्स बन रहे होते हैं। ठीक है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एफ्थस अल्सर जैसा सच कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉमन नहीं है, क्रोन डिजीज़ के साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास किडनी स्टोन्स आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इनके डिफरेंट है। हम क्रोन डिजीज़ में हमने स्टीरॉइड्स देने हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने एज़ैथियोप्राइन देना है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं हम, और हम कुछ एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं, इन्फ्लिक्सिमाब और एडेलीमुमाब वगैरह। ठीक है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने अमाइनो सैलिसाइलेट्स देने होते हैं, ASCs देने होते हैं। ठीक है। 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। उसके अलावा 6 मरकेप्टोप्यूरिन और साथ में हमने एंटीबॉडी दे दी इन्फ्लिक्सिमाब। और टॉक्सिक मेगाकोलन के केस में हमें कोलेक्टमी करनी पड़ सकती है, कोलोन को रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक है। देन हमारे पास डिजीज़ की जो एक्टिविटी है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, फीकल काल प्रोटेक्टिन करते हैं। ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या फिर इरिटेबल डिजीज़ है। यानी कि एक होता है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। ठीक है। और एक हमारे पास है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो हमारे पास एक्यूट फेज़ में होता है। ठीक है। वो हमारे पास थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट करता है, बाद में पेशेंट स्टेबल हो जाता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्टूल में हम क्या करते हैं, काल प्रोटेक्टिन का लेवल चेक करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ में ना कॉन्सेप्ट वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है, रट्टा सिस्टम है सारा, ये पॉइंट्स बस हमें याद करने पड़ते हैं। तो हमारे पास जो सिनेरियो आता है वो क्या आता है कि क्रोन डिजीज़ का सिनेरियो कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास फीमेल पेशेंट है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल पेशेंट्स में ही होती हैं। ठीक है। तो अब क्रोन डिजीज़ का सिनेरियो आता है कि हमारे पास फीमेल पेशेंट है, वो प्रेजेंट की है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ स्टूल्स हैं, दिन में 10 से 12 बार जो है ना वो स्टूल पास कर रही है, और डायरिया हुआ पेशेंट को, साथ में उसके क्या हो रहा है जनाब, माउथ में अल्सर्स आ रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को बॉडी पे रैशेज़ आ रहे हैं। ये भी एक टिपिकल जो है ना वो सिनेरियो में देते हैं, क्रोन डिजीज़ के सिनेरियो में बॉडी पे रैशेज़ आ रहे हैं, एरिथ्मानोडोज़म वगैरह, माउथ में अल्सर्स आ रहे हैं, और उसको 10 से 12 एपिसोड्स हैं लूज स्टूल की, नॉन ब्लडी स्टूल है। ठीक है। क्या है हमारे पास, नॉन ब्लडी डायरिया है। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस बनता है क्रोन डिजीज़ का। अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो कहते हैं फीमेल पेशेंट प्रेजेंट की है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ ब्लडी डायरिया है। ठीक है। साथ में अल्ट्रासाउंड पे या फिर एक्सरे पे हमें टॉक्सिक मेगाकोलन मिली है। ठीक है। तो ऐसी पेशेंट जो है ना हमने डायरेक्टली इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस लगा देना, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ही ब्लडी डायरिया होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल डायरिया होता है। ठीक है। अच्छा, ये इनमें ना यही था ऐसा, इसमें इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे कि क्रोन डिजीज़ में स्किप लीजन्स हैं, इसमें कॉन्टीन्यूस लीजन्स हैं। ठीक है। उसके अलावा कॉबलस्टोन अपीयरेंस आ जाती है और स्ट्रिंग साइन आता है। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेड पाइप साइन आता है। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखने वाली हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हम यहीं पे पढ़ लेते हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम क्या होता है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास कि पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसको अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन और लूज टूल इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी उसको लूज टूल्स हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी ना हमने देखना होता है कि पेशेंट में ज़्यादा क्या है। इस पेशेंट में अगर तो ज़्यादा एपिसोड्स हैं डायरिया की, तो वो फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है। और उसको हमने उस तरह से ट्रीट करना होता है। और अगर उसमें ज़्यादा एपिसोड्स हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो वो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है। ये यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई हैं, डायरिया प्रीडोमिनेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है। पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है कि कभी मुझे ना डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, फिर मुझे 2-3 दिन के लिए कब्ज़ हो जाती है, फिर मुझे मोशन लग जाते हैं, फिर कब्ज़ हो जाती है। ठीक है। और ये चीज़ें ना ज़्यादातर एसोसिएटेड होती हैं मेंटल डिसऑर्डर के साथ, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसी चेंजेस, ऐसी चीज़ों के साथ ये एसोसिएटेड होता है और ज़्यादातर प्रेजेंट करता है मिडिल एज फीमेल में। इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी होती है? डायरिया पे डोमिनेंट पेशेंट में हमने मेनली डायरिया को ट्रीट करना है, साथ में जो भी उसको न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है ना, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एनजाइटी, डिप्रेशन या बाइपोलर या जो भी, उसको ट्रीट करना है। हमने एंजियोलिटिक्स देने हैं, सीडेटिव्स वगैरह देने हैं, ठीक है, और साथ में हमने डायरिया को ट्रीट करना होता है। और कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट के केस में हमने कॉन्स्टिपेशन को मेनली ट्रीट करना है, जिसमें हम लैक्सेटिव्स और उसके अलावा जो है ना कॉन्स्टिपेशन के जो बाकी होते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वो हमने देने होते हैं। और साथ में हमने एंजाइटी, डिप्रेशन या और जो भी उसका साइकेट्रिक डिसऑर्डर चल रहा हो उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अगर पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहा है तो उसकी स्ट्रेस को कम करना है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन के केस में हम डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, डायरिया के केस में भी, मतलब हमने डाइट इस तरह से लेनी है कि जो पेशेंट के लिए सूटेबल हो, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें ना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनाब अपेंडिसाइटिस एंड डाइवर्टिकुला वगैरह, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँ। और अभी तक के लिए इतना ही था। इसमें आपको कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।